दोस्तों मार्केट बहुत वोलेटाइल है। निफ्टी जो एक टाइम पे 12,400 पे ट्रेड करता था, अभी उसने 9,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको ब्रेक करके आज वो 8,400 के लेवल पे बंद होता है। कोरोना वायरस जिसको एक बार में लेके लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन आज उसका सीरियस इंपैक्ट हमें इकोनॉमी पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बीच शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए होंगे इस मार्केट क्रैश की वजह से। लेकिन आज मैं आपको वीडियो लेके आया हूं, आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे शेयर जिनका इस शेयर मार्केट के क्रैश में पिछले कुछ दिनों में 40% से ज्यादा नीचे चले गए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे शेयर्स के बारे में। ये तीनों शेयर्स अलग अलग इंडस्ट्री से निकल के आते हैं। मैं बताऊंगा कि ये शेयर पिछले कुछ दिनों में 40% से ज्यादा नीचे चले गए हैं, इसके पीछे मेन रीजंस क्या था और आने वाले दिनों में आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेके। चलिए बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की जिसका शेयर प्राइस 40% के आसपास नीचे चला गया पिछले कुछ टाइम में। तो इस कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशंस, इंडिगो, जिसको आप शॉर्ट नेम से जानते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल करते होंगे तो शायद आपने इंडिगो की फ्लाइट कभी ना कभी ली होगी। तो इंडिगो एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है कोरोना वायरस की वजह से। तो इंडिगो एक इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई। अगर हम वर्ल्ड में बाकी एविएशन कंपनीज की बात करें तो वो कंपनीज इससे भी बुरे तरीके से इंपैक्ट हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना वायरस का आउटब्रेक फैलता रहा तो वैसे वैसे सभी कंट्रीज ने क्या किया कि अपना जो ट्रैवल था उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा वो एयरलाइंस कंपनीज को पड़ा। तो उनमें से एक कंपनी, अगर हम इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो उसमें नाम निकल के आता है इंडिगो का। अगर मैं इंडिगो के शेयर प्राइस की बात करूं तो इंडिगो का शेयर प्राइस एक टाइम कुछ महीने पहले 1800 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो ये सेम शेयर प्राइस 976 के प्राइस पे बंद होता है, मतलब कि 1000 से भी नीचे चला जाता है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिगो के ऊपर तो बहुत बड़ा असर पड़ा होगा कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन क्या आने वाले टाइम में इसके ऊपर इससे भी बुरा असर पड़ सकता है? तो अगर मैं इंडिगो के आपको मेन बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं तो दोस्तों जो इंडिगो का मेन प्रॉफिट निकल के आता है वो इंटरनल सेगमेंट से ज्यादा निकल के आता है। मतलब कि जो डोमेस्टिक सेक्टर में इंडिगो ऑपरेट करता है वहां पे इनका ज्यादा प्रॉफिट निकल के आता है एज कंपेयर टू फॉरेन ट्रेवल्स। तो अगर हम आने वाले टाइम में देखें तो अगर इंडिया में डोमेस्टिक ट्रैवल पे थोड़ी सी भी रिस्ट्रिक्शंस लगती है तो हो सकता है कि इंडिगो के ऊपर और ज्यादा असर पड़े, जिसके चलते इसका शेयर प्राइस और नीचे जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है और ये डिपेंड करता है अगर कोरोना वायरस ज्यादा फैलता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोरोना वायरस का आउटब्रेक थोड़ा कम होता है, अगर सिनेरियो वापस अपने पुराने मूड में आ जाती है मार्केट, तो हो सकता है कि यहाँ से इंडिगो का शेयर आने वाले टाइम में अच्छी रिकवरी भी दिखा सकता है अगर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से होना स्टार्ट कर देती है तो दोस्तों अगर इंडिगो की बात चली है तो थोड़ी बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की कि दिसंबर के क्वार्टर में इंडिगो ने कैसा परफॉर्म किया था। तो अगर मैं दिसंबर के क्वार्टर की बात करूं तो दिसंबर के क्वार्टर में इंडिगो ने अपनी टोटल सेल्स को रिपोर्ट किया था 9900 करोड़ के आसपास। अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो इनका प्रॉफिट 400 करोड़ से ज्यादा का था। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो उसको लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से जरूर कंपेयर कर लें, ताकि आपको पता चलेगा कि सेम साइकिल ने सेम लास्ट ईयर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। अगर मैं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर की बात करूं तो इंडिगो का जो रेवेन्यू था वो था 7900 करोड़ के आसपास का। लेकिन अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट था 190 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट के टर्म्स में इस क्वार्टर में इंडिगो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इनका सेल्स भी बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर आने वाले क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से अपने टाइम पे सही नहीं जाती है और कोरोना वायरस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा कम नहीं होता है तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनके प्रॉफिट और नेट सेल्स में थोड़ा इंपैक्ट निकल के आए, लेकिन वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर आपने इंडिगो में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अगर आप पैनिक में आके इसको सेल करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा मत करें, क्योंकि जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए करें, उसके बिजनेस मॉडल को देख के करें। क्योंकि मैक्रो लेवल में जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को बहुत कम प्राइस में सेल कर देते हैं। ऐसे टाइम में अगर आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करके रहना चाहिए और पैनिक में बिल्कुल भी किसी कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड कंपनी की जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है शेयर मार्केट क्रैश में। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो कंपनी का नाम है कंपनी ए, आप उस कंपनी का बिजनेस देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस कंपनी के फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा मैक्रो लेवल पे बहुत ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस कंपनी को इंपैक्ट करते हैं। अब मान लो कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे रिलेटेड थोड़ी सी कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई तो उस कंपनी का शेयर नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वो एक कंपनी स्पेसिफिक न्यूज थी। लेकिन अगर उसी टाइम पे मैक्रो लेवल पे थोड़ी नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हो जाए और कंपनी स्पेसिफिक भी थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हो जाए तो उस कंपनी का शेयर डबल तरीके से इंपैक्ट होता है। मतलब कि अगर मार्केट 5% से गिरती है तो उस कंपनी का शेयर 10 या 12% से गिरता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है सेकंड कंपनी के बारे में, जिसके बारे में हम आपको भी बताने वाले हैं, जिसका नाम है इंडसलैंड बैंक।
क्योंकि इंडसलैंड बैंक से रिलेटेड थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आ रही थी मार्केट में, जिसके चलते इसका शेयर प्राइस नीचे को आना स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा जब मैक्रो लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस का, इसके अलावा जो वर्ल्ड मार्केट्स थे जैसे कि डाउ जोन, एफटीएसई, वो जब नीचे को आना स्टार्ट हुआ तो इस बैंक में और भी ज्यादा सेलिंग स्टार्ट हो गई, जिसके चलते इंडसलैंड बैंक बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुआ। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो एक टाइम पे इंडसलैंड बैंक का शेयर प्राइस 1100 के आसपास था, सिर्फ एक महीना पहले। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस 500 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब कि एक महीने में इस कंपनी का शेयर 50% से ज्यादा नीचे चला गया। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था? अगर मैं मैक्रो लेवल की बात करूं तो सेम रीजन जिसके बारे में हमने पूरी वीडियो में बात किया, कोरोना वायरस, और इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके चलते बैंकिंग सेक्टर भी बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुआ है। इसके अलावा येस बैंक जो कि सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, वहां से एक बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज निकल के आया, जिसके बाद इन्वेस्टर्स में एक डर बैठ गया और उन्होंने इस बैंक का भी सेलिंग स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो इस कंपनी स्पेसिफिक है, जो इंडसलैंड बैंक से स्पेसिफिक है काफी ज्यादा। आपने ये तो सुना ही होगा कि टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ने कल के डिसीजन में बोला है कि कंपनीज को अपने सारे के सारे ड्यूज पे करने पड़ेंगे, जिसके चलते ये बैंक बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेलीकॉम सेक्टर में कुछ हुआ, उसके चलते बैंक कैसे इंपैक्ट हुआ? तो दोस्तों अगर हम इंडसलैंड बैंक की बात करें तो इसका एक्सपोजर टेलीकॉम कंपनीज में बहुत ज्यादा है, जो कि 2% के आसपास का है। तो इनका वोडाफोन आइडिया में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, और जब से वोडाफोन आइडिया में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आई है कि वो कंपनी फ्लोट नहीं कर पाएगी, वो कंपनी अपने ड्यूज पूरे नहीं कर पाएगी, जिसके चलते उस कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर वोडाफोन आइडिया में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो ये बैंक को अपने ड्यूज पूरे करने में भी प्रॉब्लम आएगा। जो इन्होंने डेट वोडाफोन आइडिया को दिया था वो शायद इनको पूरा नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते इस कंपनी के एनपीएस बढ़ सकते हैं, इस कंपनी के ग्रोथ और एनपीएस में इंपैक्ट पड़ेगा, इस कंपनी के प्रॉफिट्स में फर्क पड़ सकता है, जिसके चलते इसमें थोड़ा नेगेटिविटी आपको देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में। अब दोस्तों वोडाफोन आइडिया में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो इस बैंक को डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर पड़ सकता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वोडाफोन आइडिया में असर आएगा तो इनका एनपीए बढ़ेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनका अभी का एनपीए कितना है। अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो इस कंपनी ने अपना ग्रोस एनपीए रिपोर्ट किया था 1.05%। अगर मैं उस नंबर्स को बाकी बैंक से कंपेयर करूं तो ये सेकंड लोएस्ट ग्रोस एनपीए है अगर हम पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंपेयर करें तो। और ये बैंक बोलता है कि अगर वोडाफोन आइडिया में कुछ गड़बड़ भी होती है तो इनका जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, और जो इन्होंने अपना एम्बिशियस टारगेट सेट किया था अपना एनपीए 1% से नीचे लेके जाने का, और वो बोलते हैं कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इन लाइन है और आने वाले उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि इनका एनपीए आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन अभी शेयर मार्केट में इस बैंक को लेकर थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, जिसके चलते शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और मैक्रो लेवल का और कंपनी स्पेसिफिक जब दोनों नेगेटिव न्यूज आती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा पैनिक में इस कंपनी को सेल कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं तीसरी कंपनी की, और तीसरी कंपनी भी दूसरी कंपनी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इंडसलैंड बैंक के केस में बताया कि वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है वोडाफोन आइडिया पे, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया इनका डेट वापस से रीपेमेंट नहीं करती तो वहां पे एनपीएस बढ़ सकते हैं। तो तीसरी कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया जो कि बहुत टाइम से, बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो पिछले एक महीने में इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। कभी एक दिन में 20% ऊपर जाता है तो अगले दिन में 30% नीचे चला जाता है। अगर मैं एक महीने की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस थोड़े दिन पहले ही 6 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो एक दिन में इसका शेयर प्राइस 38% से ज्यादा नीचे चला जाता है, और अभी इसका शेयर प्राइस 3 रुपीज के आसपास आगे ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी में क्या चल रहा है? तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर 53,000 करोड़ के एजीआर ड्यूज लगाए गए थे, जो इनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने बोला है कि अगर उनको रिकैलकुलेट किया जाए तो वो थोड़ा कम बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट के डिसीजन में बोला है कि वोडाफोन आइडिया को अपने पूरे का पूरा ड्यूज पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ ये डिसीजन वोडाफोन आइडिया को लेके नहीं आया, बल्कि बाकी भी टेलीकॉम कंपनी जैसे कि भारती एयरटेल, जियो, सबको अपना एजीआर ड्यूज पे करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वोडाफोन आइडिया के ऊपर है, बिकॉज इनका ड्यूज सबसे ज्यादा है। और कोर्ट ने बोला है कि अगर ये कंपनी अपना ड्यूज पूरा नहीं करती है तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, जिसके चलते इन्वेस्टर्स में वापस एक डर निकल के आया और उन्होंने वापस इसको सेलिंग स्टार्ट कर दिया। इससे थोड़े दिन पहले न्यूज आया था कि इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि इसमें वापस से पैसा इन्फ्यूज करेंगे अगर गवर्नमेंट अपने ड्यूज को कम कर देता है तो यहाँ पे अभी तक बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन बना हुआ है, इसमें बहुत सारा ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक में। तो यहाँ पे मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को यही बोलना चाहूंगा कि अगर वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके सोचें, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि आप उस कंपनी का ओनरशिप खरीदते हैं, और आप किसी भी कंपनी का ओनरशिप नहीं खरीदना चाहेंगे अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही।
लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, लेकिन आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, जिसके चलते वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है और वहां पे आपको बहुत अच्छी रिटर्न भी बन सकती है। तो रिस्क दोनों साइड का है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेके इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल भी पैनिक मत करें। बहुत लोग ऐसा होता है कि आज बाय करते हैं कल को सेल कर देते हैं। तो दोस्तों वहां पे आप एक प्योर स्पेकुलेशन करते हैं, आप एक सट्टा खेलते हैं कि शायद अगले दिन प्राइस ऊपर चला जाए, वहां पे आपके लॉस बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया में बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा गवाया भी है बिकॉज वो स्पेकुलेशन करते हैं। तो जब तक आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल जाती, आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू नहीं मिल जाता, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में शायद नहीं सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका एक पर्सनल व्यू निकल के आता है। अगर आपको लगता है कि कंपनी में एक फंडामेंटल वैल्यू अच्छी है, आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तब आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें, कभी भी स्पेकुलेशन मत करें, बिकॉज स्पेकुलेशन में पैसा गंवाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी एग्जांपल दिया आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दिए, क्योंकि हर एग्जांपल में एक बहुत अच्छी लर्निंग निकल के आती है। जैसे कि अगर मैं इंडिगो की बात करूं तो वहां पे एक मैक्रो लेवल का फैक्टर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से उस कंपनी का शेयर नीचे को जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी मिलती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब भी कोई मैक्रो लेवल में ऐसी एक्टिविटी होती है, अगर किसी इंडस्ट्री को इंपैक्ट करती है तो वहां पे आपकी कंपनी कैसे इंपैक्ट होती है। अगर मैं बात करूं सेकंड एग्जांपल की, इंडसलैंड बैंक, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है कि अगर किसी कंपनी में एक मैक्रो लेवल पे भी नेगेटिव न्यूज आती है और कंपनी स्पेसिफिक भी नेगेटिव न्यूज आती है, तो लोग कैसे बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे पैनिक में बहुत ज्यादा सेलिंग करते हैं, जिसके चलते कुछ कंपनीज का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है। जहां से आपको सीखने को मिलता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन हमेशा करनी चाहिए, आपको कभी भी एक शेयर में बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी कंपनी का प्राइस नीचे को जाता है तो सारा पैसा एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको एवरेज प्राइस कम मिल सकता है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एवरेज प्राइस भी अच्छा मिल जाएगा, और जब मार्केट नीचे आती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करते। जो मैंने तीसरा एग्जाम्पल दिया, मैंने दिया वोडाफोन आइडिया का। मैंने वोडाफोन आइडिया का इसलिए एग्जाम्पल दिया बिकॉज इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर स्पेकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों स्पेकुलेशन करने में आपको ये बताना चाहता था कि आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया कि बहुत कंपनीज बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी हो जाती हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया हो गई है और एक दिन में 38% से ज्यादा नीचे चली गई। तो अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो एक लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए, उसके बाद देखिए वो कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, और उसके बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। तो दोस्तों मैंने किसी भी वीडियो में किसी भी चीज को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देता। ये पूरी वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक इंटेलिजेंट और बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनके तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ऐसे पैनिक वाले मूवमेंट में आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते रहें, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सके। हैप्पी इन्वेस्टिंग।